Hello students, I am teaching to you class 9th chapter 1 matter in our surroundings। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो सबसे पहले हम मैटर को ही समझ लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, हमें यूनिवर्स में अपने चारों तरफ जो भी थिंग्स दिखाई दे रही हैं वो जिस मटेरियल की बनी हुई है वो मैटर, या हम ये कह सकते हैं कि वो सभी मैटर हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने चारों तरफ जो भी थिंग्स या जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो जिस मटेरियल की बनी हुई है वो मटेरियल क्या है, मैटर है, या हम उन थिंग्स को ही मैटर कह सकते हैं। अब हमारे चारों तरफ कौन कौन सी थिंग्स हैं? हमारे चारों तरफ है एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड सन। तो ये हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स के नाम मैंने अभी लिए हैं वो सभी क्या है, वो सभी मैटर हैं। ठीक है, जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो सब मैटर हैं। ठीक है, फिर जो भी मैटर हमें दिखाई दे रहा है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब वो जगह को घेर रहा है, क्योंकि जहां वो रखा हुआ है, जहां वो पड़ा है सामान, वो उस जगह को तो घेर ही रहा है। और अगर कोई सामान किसी जगह को घेरता है मतलब वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और उसका मास भी होता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं मास और वॉल्यूम किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। मास किसे कहते हैं, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई भी। ठीक है, बॉडी इन द सेंस हम जैसे स्टोन्स को ले लेते हैं, स्टार्स, प्लांट्स, जो भी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है वही उस बॉडी का मास कहलाता है। मैं वापस समझाती हूँ इसको कि तुम किसी भी बॉडी में, बॉडी इन द सेंस कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जितनी क्वांटिटी या जितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी वो उस बॉडी का मास कहलाएगा। ठीक है, ओके। फिर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में जितनी अमाउंट घेरता है, स्पेस में जितनी अमाउंट घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वापस समझा देती हूँ मैं आपको। मास किसको कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी अमाउंट मैटर है, तो वो जितनी ज्यादा अमाउंट मैटर होगा, जितनी क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा। और वॉल्यूम क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट स्पेस का कितना अमाउंट घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम होगा। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स ने जो मैटर है उसको उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ये जो टाइप्स थे इनको उन्होंने क्या कहा, एलिमेंट कहा। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या है, पंच तत्व। ठीक है, अब ये पंच तत्व कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की बेस पर करते हैं, और वो 2 टाइप्स क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताया गया है। तो हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है। फिजिकल नेचर का मतलब ये होता है कि जो मैटर है वो दिखने में कैसा है, कैसा दिखाई देता है, तो वो उसका फिजिकल नेचर होगा। तो यहाँ हम फिजिकल नेचर के 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट 1 ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, पार्टिकल्स इन द सेंस, जैसे मैं मान लेती हूँ ये एक बीकर है। ठीक है, और इस बीकर में ये पानी भरा हुआ है। तो यहाँ ये जो पानी भरा हुआ होता है, ये पानी कैसा होता है,
ये पानी कैसा होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, इन्हें हम पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है। अब मैटर तो कुछ भी हो सकता है जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो पानी भी मैटर हुआ, तो पानी भी पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है। तो हमें मैटर कैसा दिखाई दिया, पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाई दिया। दूसरा फिजिकल नेचर जो है कि वो क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी साइज कैसी है, वो छोटे हैं कि बड़े हैं, या वो छोटे हैं तो वो कितने छोटे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ दो फिजिकल नेचर की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि ये पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। अब हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं, और तो ये 100 ml का बीकर है और इसके अंदर पानी का लेवल यहाँ तक है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सॉल्ट को ऐड किया। जब हम इसके अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यहाँ पानी का लेवल यहाँ तक है, जब इसके अंदर सॉल्ट को ऐड किया जाता है तो क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि सॉल्ट को डालने के बाद में पानी का लेवल अप हो जाएगा। क्योंकि हम किसी के अंदर कोई भी जैसे कुछ डालते हैं तो डेफिनेटली हम यही मानते हैं कि उसका लेवल राइज अप हो जाना चाहिए, होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो जो लेवल है वो राइज अप नहीं होता, यानी पहले वाला ही लेवल रहता है। ऐसा क्यों हुआ, सॉल्ट डालने के बाद भी पानी का लेवल अप क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, मतलब वाटर को मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पानी हमें ऐसा थोड़ी दिखता है, ये जो ग्रेन्यूल से बने हुए हैं, लेकिन इसको मैग्नीफाइड करके दिखाया गया है कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है। तो ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल हैं, और जब इसके अंदर सॉल्ट को डाला गया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी बीच बीच में, ये जो जगह इनमें बीच बीच में है वहां पर आ जाते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, वाटर का लेवल राइज अप नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो जगह होती है, आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में जगह है, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इन जगह पे बीच बीच में आ जाते हैं, इसलिए लेवल वहीं का वहीं रह जाता है। फिर हम नीचे देखते हैं, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। यानी जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ही सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं, मैटर। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे हमने 100 ml का एक बीकर लिया जिसमें पानी भरा हुआ है 100 ml, और उसके अंदर हमने 2-3 क्रिस्टल्स किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। अब क्या होता है, जैसे यही वो बीकर है जिसके अंदर, या ये पहले ये मान लेते हैं कि पहले हमने 100 ml वाटर लिया है, इसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। जैसे ही डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर इसमें से 10 ml हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भरते हैं, और एक क्लीन वाटर होता है 90 ml का। ये 100 ml इसलिए दिखाया है क्योंकि इसके अंदर ये जब ट्रांसफर करेंगे तो 90 + 10 100 हो जाएगा। मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको। ये जैसे ये बीकर है, इसमें 100 ml वाटर है, जब इसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डालें तो फिर ये कैसा हो गया, जैसे ये पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा बीकर लिया जिसके अंदर 90 ml वाटर है। ठीक है, 90 ml वाटर है, इसमें से 10 ml निकाल के हम इस टेस्ट ट्यूब में से निकाल के और इस बीकर के अंदर डाल देते हैं। तो जैसे 10 ml इसमें डालेंगे तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 100 ml का हो जाएगा। फिर इसको मिक्स करेंगे हम।
इसको मिक्स करके इसमें से 10 ml निकाल के टेस्ट ट्यूब में और फिर इस बीकर के अंदर डाल देंगे जिसमें पहले 90 ml वाटर भरा हुआ है, क्लीन वाटर है, उसमें इसको डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml टोटल हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि बार बार ये कंटिन्यूअसली करने से धीरे धीरे कलर लाइट होता जा रहा है लेकिन डिसअपियर नहीं हो रहा। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution though the color becomes light it is still visible। हम देख रहे हैं कि हर डाइल्यूशन पे कलर लाइट होता जा रहा है और वो अभी भी विजिबल है, मतलब उसका कलर अभी भी गया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा पार्टिकल्स, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एक भी क्रिस्टल अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का लेते हैं तो वो कितने अमाउंट वाटर को विजिबल, उसके कलर को विजिबल रख सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब 1000 लीटर अगर वाटर यानी एक टंकी, पानी की टंकी होती है, ठीक है, उतना ज़्यादा पानी, उसमें अगर सिर्फ फ्यू क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए जाएं तो वो उसको भी पिंक कलर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब तब तक भी पिंक कलर रहेगा उसका। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एक क्रिस्टल के अंदर कितने मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जब उसको हम और डाइल्यूट करते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ, और डाइल्यूट करते हैं तो वो फर्दर और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटते जाते हैं। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कलर विजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से और भी समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी से और समझ सकते हैं। वो ये है कि मान लो हमने ये, जैसे हम ऊपर इसी में देखते हैं कि जैसे ये हमने 100 ml का बीकर लिया था, इसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट के डाले थे, उसकी जगह अगर हम 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाल दें, डेटॉल की डाल दें, फिर उसमें से 10 ml निकाल के क्लीन वाटर के अंदर वापस डिटॉल डालें, फिर उसमें से मिक्स करके 10 ml निकाल के 90 ml जो क्लीन वाटर है उसके अंदर 10 ml डिटॉल वाला पानी डालें इधर से जो निकाला था। तो हम देखते हैं 3-4 बार ये करने के बाद जब हम लास्ट बीकर को स्मेल करते हैं तो भी उसके अंदर डिटॉल की स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये किस बात को बताता है, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। मतलब बार बार डाइल्यूशन करने पर भी स्मेल अभी तक भी आ रही है, बार बार डाइल्यूशन करने के बाद भी। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो इससे हम ये समझे कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमने फिजिकल नेचर में 2 पॉइंट पढ़े, मैटर कैसा दिखता है, मैटर पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखता है, और ये पार्टिकल्स की साइज कैसी होती है, इन पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, क्योंकि बार बार डाइल्यूशन करने पर भी हमें या तो कलर विजिबल ही नजर आता है या कोई भी ऐसा हमने मैटर लिया है स्मेल वाला तो उसकी स्मेल भी हमें कंटिन्यूअसली आती रहती है, पहले से कम हो जाती है, स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाती है लेकिन फिर भी हमें स्मेल आती है।